हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्केट महारथी, LIC म्यूचुअल फंड के CIO हैं और हम उनसे चर्चा स्टार्ट करेंगे पावर फाइनेंसियर्स के ऊपर ही, क्योंकि वो फ्लेवर भी है। योगेश, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। धमाकेदार लिस्टिंग हमने IRDA की देखी। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं पावर फाइनेंसियर स्पेस पे चाह रहा हूँ। हमने REC PFC में भी रीरेटिंग होती देखी, उनके फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए उन कारणों की वजह से। पावर फाइनेंसिंग एज ए स्पेस और रिन्यूएबल पावर फाइनेंसिंग पे आपकी क्या राय है, क्योंकि REC PFC का भी 10-12% रिन्यूएबल पावर की फाइनेंसिंग से आता है, तो इस सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, सेक्टर तो फ्लेवर में है ही, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखेंगे कि पिछले 10-15 सालों से पावर में कैपेक्स नहीं हुआ है, तो एक आपका ग्रोइंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है आपको, और दूसरा जो गैप है जो अपन नहीं कर पाए थे वो फुल पिकअप करना है। और इसके लिए अगर आप ये नेक्स्ट 5 to 6 ईयर ओवरऑल सेक्टर में कम से कम 15 से 20 लाख करोड़ की जरूरत है मिनिमम। और ये आगे थोड़ा एक रफ कट एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं। तो इसके चलते में देखेंगे बैंकिंग सिस्टम, हर बैंक ये पावर लेंडिंग नहीं करता है, तो ऑब्वियसली जो भी सेक्टर स्पेसिफिक NBFC इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सब रिकवरी पिछले 10 सालों के बाद पहली बार हो रही है, और ये इन सब में लोन ग्रोथ या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का जो गवर्नमेंट का फोकस है, या ग्लोबली हर कंट्री हर देश इसकी तरफ फोकस कर रहा है। तो एक तो रिन्यूएबल है, दूसरा आपका नॉर्मल जो कन्वेंशन पावर है, जैसे कि आपका थर्मल है, गैस है, उनमें भी थोड़ा सा डिमांड बढ़ा है, क्योंकि खाली रिन्यूएबल से भी काम नहीं चलता है। आपको बेस लोड मेंटेन करने के लिए और ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए आपको थर्मल पावर चाहिए रहता है, जो कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको पावर सप्लाई कर पाए, क्योंकि रिन्यूएबल पावर हमेशा नहीं चलता है, 24 घंटे नहीं चलता है, वो 4 घंटा या 5 घंटा चलेगा। उसके बाद आपको ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए या फिर पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको थर्मल कैपेसिटी चाहिए ही रहती है। तो ओवरऑल पावर सेक्टर में ऐसा लग रहा है कि पिछले 4-5 सालों के मुकाबले में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, ऑर्डरिंग में भी और ऑर्डरिंग एक्सपेक्टेशन में भी, और अगर आप ऑर्डरिंग करते हो तो उसको फाइनेंसिंग भी चाहिए। तो इस एंगल से फाइनेंसिंग का डिमांड तो अभी काफ़ी है, और अगले 5-6 सालों में भी जैसे कि एक्सपर्ट लोगों से बात करके, कंपनी से बात करके पता चलता है। और अगर आप देखेंगे इन सब के प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे, इन सब के प्रेजेंटेशन में 2030 में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की सबने बात की हुई है। तो ये एक अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है, जो एक साइजेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को के लिए भी और EPC प्लेयर्स के लिए भी। और स्पेस, क्योंकि आपने रिन्यूएबल्स की बात की, सरकार काफ़ी कदम उठा रही है, वो है EV के क्षेत्र में क्या हो रहा है कि EV की तो बात हो ही रही है, लेकिन रिन्यूएबल और ग्रीन बैटरीज की बात हो रही है। EV बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज की बात हो रही है, क्योंकि उसका इस्तेमाल ऑटो में होता है, उसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी है, डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल है, टेलीकॉम स्पेस में इस्तेमाल है। और एक ये व्यू बन के आ रहा था कि जो हमारी लेगेसी बैटरी कंपनीज हैं भारत में, वो पीछे रह गई हैं, लेकिन इधर अगर हम न्यूज़ फ्लो को स्टडी करें तो काफ़ी तेज़ी से कदम उठा रही हैं। आपका बैटरी कंपनीज के ऊपर एज अ रिन्यूएबल्स प्ले क्या व्यू है? देखिए, बैटरी अगर आप देखेंगे रिन्यूएबल में, अगर आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर बड़े वे में अपन को इन्वेस्ट करना है, या फिर ये इंडिया अगर देश चाहता है कि रिन्यूएबल पावर बने ज़्यादा, तो ये एक्चुअली बैटरी स्टोरेज के माध्यम से ही पॉसिबल है। और ये जो इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, ये ज़्यादा करके ऑटो बैटरीज बनाती है, जो कि ये इनके पास ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो इनको सपोर्ट कर पाए। इनके लिए पावर स्टोरेज के लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बैटरीज चाहिए रहती है, जो अभी फिलहाल इंडिया में नहीं है, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी सारी कंपनी इस पे काम कर रही है, और गवर्नमेंट की भी स्कीम है, इसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। तो आज मेरे पास ऐसे कहने के लिए कुछ नहीं है कि कोई इंडियन कंपनी रेडी है, बट डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने, बैटरी कंपनी ने काम चालू कर दिया है, और कहीं ना कहीं इंडिया में इसका एक सॉल्यूशन निकल आएगा, जो कि सोलर पावर, विंड पावर को सपोर्ट, ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। क्योंकि रिन्यूएबल पावर तभी जनरेट होती है जब आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका मेजोरिटी जो पीक डेफिसिट होता है वो शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में होता है, और इसी 3-4 घंटे में रिन्यूएबल पावर में का जनरेशन बहुत कम होता है। तो आपको दिन में ही इतनी पावर जनरेट करनी पड़ेगी, तो आप जिसके कारण आप इवनिंग में या रात में पावर यूज़ कर पाए, इसके लिए आपको बैटरी चाहिए ही रहती है।
और काफी सारी बड़ी ग्रुप्स या कंपनी इंडिया में इस पर R&D कर रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो इसमें काफी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। बट आज तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिस पे अपन चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में हिस्टोरिकल कंपनी जो भी बैटरीज में रही है या तो डिफेंस में या शिपिंग में या फिर ऑटोमोबाइल के लिए ही बनी है एक्चुअली। ऑलराइट, मॉर्निंग योगेश, ये बात तो रही इस पर्टिकुलर स्पेस की, लेकिन कुछ और जो हम रिसेंट न्यूज़ देख रहे थे, आपने LIC ने अपना स्टेक डॉक्टर रेड्डी से कट किया है, लगभग 7.6% स्टेक था, उससे कट करके अब लगभग 5.5% किया है। फार्मा स्पेस पे तो इस वक्त कई सारी म्यूचुअल फंड्स बुलिश हैं, लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर पॉकेट्स हैं फार्मा में भी जो आप जिन्हें आप अट्रैक्टिव देख रहे हैं और कुछ जो रडार पर नहीं है? फार्मा में स्पेशली यूएस जेनरिक्स जो एक्सपोर्ट मार्केट है ग्लोबली पिछले काफी सालों से देखेंगे कि प्राइसेस काफी करेक्ट हो रहे थे, और अभी ऐसा इस स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं ग्लोबली भी और यूएस स्पेशली यूएस में बेसिकली, कि इसके नीचे प्राइसिंग जाना मुश्किल है, क्योंकि इसके नीचे प्रोड्यूस करना मुश्किल है। तो उसको देखते हुए काफी इंडियन कंपनी जो यूएस को एक्सपोर्ट करती है वो थोड़ी बिजनेस ट्रैक्शन बेटर लग रहा है। और अगर आप पिछले क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो उनके रिजल्ट्स भी इस थॉट प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री भी सपोर्ट कर रही है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि बेसिकली जेनरिक फार्मा में और बेसिकली स्पेशलिटी फार्मा में अच्छा सा ट्रैक्शन दिख रहा है। डोमेस्टिक में भी ट्रैक्शन ठीक है, बट कई कई जगह वैल्यूएशंस को लेके अपन उसको क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। बाकी वैसे ओवरऑल फार्मा सेक्टर्स अच्छा कर रहा है, डोमेस्टिक में भी ग्लोबली भी, क्योंकि जो कि ग्लोबली पिछले 4-5 सालों में काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था। अभी कुछ 2 क्वार्टर से इस सिचुएशन पिकअप हुई है और प्राइसिंग जो नीचे गिर रही थी वो नहीं गिर रही है, क्योंकि काफी हद तक पार्टिसिपेशन ग्लोबल फार्मा कंपनी ने यूएस में कम कर दिया है, जिसके कारण आपका प्राइसिंग थोड़ा सा बेटर हो गया है। और फ्यूचर में भी मतलब एक 2-3 क्वार्टर में जैसे कि मैंने इंडिकेट किया कि ये थोड़ा सेक्टर 1-2 साल के लिए बेटर रहेगा। योगेश जी, आप आईटी कंपनीज पे अपना क्या स्टांस रखते हैं? ये आपको अब अपनी तरफ खींच पा रहे हैं कि आप अपने इसको पोर्टफोलियो में और ज़्यादा जगह दें? ऐसा कुछ आपको इसमें ग्रीन शूज़ या ऐसा कुछ पॉजिटिवनेस दिख रही है आईटी कंपनीज पे? ये आईटी कंपनीज में सेक्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ 1 या 2 क्वार्टर का पेन है, उसके बाद सिर्फ गेन ही है। आप जितने भी कंपनीज के पिछले क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो आपका सबके पास सबका टीसीवी ऑर्डर बुक या बिजनेस विजिबिलिटी सबके पास है। खाली ये लोग जो लैग कर रहे थे एग्जीक्यूशन के कारण लैग कर रहे थे, जो कि इनके क्लाइंट ने कहा है कि 1-2 क्वार्टर रुक जाइए, उसके बाद एग्जीक्यूशन करेंगे। तो ये 2-3 क्वार्टर का लैग है, क्योंकि आईटी स्पेंडिंग आज नहीं नकल आपको करना ही पड़ेगा। और ये स्पेशली जो डिजिटलाइजेशन वाला जो कैपेक्स होता है वो इतनी जल्दी रुकता नहीं है, ये एक लंबा साइकिल होता है। और ये कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी, ये कहना मुश्किल है ये कब शुरुआत होगी, बट डेफिनेटली आईटी सेक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आईटी के अंदर भी बहुत सारे आपको सेगमेंट देखने पड़ेंगे, जो बेसिकली ER&D कंपनीज होती है जिसमें विजिबिलिटी है, जैसे AI है उसमें विजिबिलिटीज है। तो काफी पॉकेट्स में सभी ओवरऑल आईटी हो सकता है BFSI ड्रैग कर रहा हो या रिटेल ड्रैग कर रहा हो, बट अगर आप स्पेशल सेक्टर वाइज उसको ब्रेकअप करेंगे तो एरोस्पेस में, ऑटो सेक्टर्स में, इन सब में एटलीस्ट कंपनीज अच्छे नतीजे दे रही है, उनकी विजिबिलिटी भी अच्छी है। तो ऐसे आईटी सेक्टर पर ओवरऑल ब्लैंकेट भले उसको ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सबड्यूड लग रहा है, बट अगर आप उसके पॉकेट्स में जाएंगे या फिर उसको एकदम स्पेशलिटी एंगल से देखेंगे तो काफी सारे जो सेक्टर्स है, स्टॉक्स है, और अच्छा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी ER&D स्पेस में कंपनी है उसका नतीजे अच्छे हैं, उनका आउटलुक अच्छा है। और इसी स्पेशलिस्ट जो छोटी छोटी आईटी कंपनीज है उनके जो नीश एरियाज है वो उसमें अच्छा कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली वैसे तो ओवरऑल आईटी सेक्टर सबड्यूड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सबड्यूड सेक्टर जो BFSI के चलते या रिटेल सेक्टर में चल रहा है, 2-3 क्वार्टर के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखना चाहिए, और ये स्पेस वाकई में अट्रैक्टिव है। मैं आपसे एक और स्पेस के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले एक ही कंपनी थी, फिर एक और कंपनी आ गई। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत, जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशनशिप दुनिया भर से बढ़ती चली जा रही है। पहले हम सिर्फ एक डोमेस्टिक फोकस्ड इकोनॉमी थे केवल,
अब जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशनशिप बढ़ रही है, पहले 2-3 बड़े इकोनॉमी से ही जुड़ी हुई थी और ज़बरदस्त। आपको लगता है कि पोर्ट कंपनीज का फ्यूचर ब्राइट है? देखिए, डेफिनेटली इंडिया का जीडीपी यहाँ से बढ़ने ही वाला है और अगले 10 सालों में जैसे कि हम सभी लोग कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगी और ये लार्जली ड्रिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें अपन चाइना प्लस वन एक्सपोर्ट सभी की बातें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं तो आपको पोर्ट की जरूरत है। आपका कंट्री ग्रो कर, इंडिया अगर ग्रो करेगा तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो आपको इम्पोर्ट करना है। कहीं ना कहीं कोल है या फिर गवर्नमेंट भले इम्पोर्ट कंपनी बातें कर रही है बट लेकिन आपको एक पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी काम आता है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म वाइज लॉजिस्टिक सेक्टर जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर आता है, ओवरऑल लॉजिस्टिक सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर ओवरऑल जीडीपी अगर ग्रो करेगा तो डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ये सब बेसिकली बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की जीडीपी की, स्पेशली इंडिया की जहां पे आपका कंट्रीब्यूशन है ठीक ठाक है। बट हिस्टोरिकली हमने जो भी अभी तक देखा है वो सर्विस सेक्टर से ग्रोथ देखी है, तो मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स वाला पोर्शन अभी भी लैग कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से पिकअप आना चाहिए और सारे जितने भी पोर्ट है ठीक है, तो सबके बारे में व्यू कहना मुश्किल है, क्योंकि आपका जो पोर्ट का जो स्ट्रक्चर जो होता है, आप कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस पर ज्यादा मैटर करता है और कौन सी शिपिंग लाइन आपकी वहां पे आती है। लेकिन ओवरऑल पोर्ट सेक्टर लॉन्ग टर्म में अच्छा लगता है। ठीक है, पर्टिकुलर स्पेसेस हैं ये जहाँ पर अपना व्यू दे रहे हो योगेश, लेकिन बड़ी थीम्स कौन सी हैं जिन पर आप बुलिश रहेंगे? हम देख रहे हैं बैंक्स थोड़े से सॉफ्ट रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से, हालांकि आरबीआई की इस टाइटनिंग का अनसिक्योर्ड लेंडिंग का भी काफ़ी एक इम्पैक्ट इन स्टॉक्स बढ़ा और उससे पहले भी एक बड़ी तेजी के बाद अब ये थोड़े से थम गए। बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर कौन सी पॉकेट्स आपको पसंद आती हैं? देखिए, बीएफएसआई ओवरऑल सेगमेंट अच्छा ही चल रहा है। लार्जली थोड़ा सा आपको ब्रेक करना पड़ेगा इसमें। वन इज जैसे कॉर्पोरेट लोन बुक, स्पेशली उसमें ब्रेक करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल या लॉन्ग टर्म, फिर अनसिक्योर्ड और एमएफआई। बेसिकली एमएफआई भी उसमें सब एक ही आता है, बट ये थोड़े से स्पेस जो है हाई रिस्क होते हैं अनसिक्योर्ड वाले, लेकिन आपको यहाँ पे मार्जिन भी ज्यादा बनती है। जैसे कि रिसेंटली आरबीआई ने अभी हाल ही में रिस्क वेटेज सबका बढ़ाया है, तो ऑब्वियसली उनका ये मानना था कि इतना ग्रोथ नहीं होना चाहिए या जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो डेफिनेटली उनके पास कुछ इंडिकेटर होंगे जिनके तहत उन्होंने अलर्ट किया है बैंकों को। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि सेक्टर जैसे कॉर्पोरेट ग्रोथ है ये बहुत ज्यादा पिकअप नहीं हो पा रही है, तो स्लोली इंगेजमेंट इंप्रूवमेंट आ रहा है। और ये पूरा सेक्टर अगर आप देखेंगे अंडर परफॉर्मिंग का भी रीजन है, क्योंकि ज्यादा करके बीएफएसआई सेक्टर जो एफआई ओन करते थे, तो उसके चक्कर में और एफआई का काफी 2-3 सालों से सेलिंग चल रहा है स्पेशली, और उसके चलते में वेट बीएफएसआई के ज्यादा है, तो उसका भी इम्पैक्ट है। पर ओवरऑल वर्किंग वाइज देखेंगे, एनपीएस साइकिल देखेंगे, तो एक्चुअली ये सेक्टर पिछले 10 सालों के मुकाबले में इज इन मच बेटर शेप एक्चुअली। और ग्रोथ वाइज ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पिकअप नहीं किया है, बट सिलेक्टिव पॉकेट्स में अच्छा कर रहे हैं। और जिस हिसाब से पिछले 10 सालों में आरबीआई ने और सारे बैंकों ने अपने क्राइटेरिया इंप्रूव किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इसमें एनपीएस को लेके। लेकिन देखिए, हर बिजनेस में और उस के सेगमेंट में अगर आप ब्लेंड करते हो और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में किसी रीजन से अगर कुछ इम्पैक्ट आता है, जैसे कि हो सकता है मानसून का इम्पैक्ट हो या फिर किसी और चीज का इम्पैक्ट हो और कुछ का होता है, तो एक केस स्पेसिफिक है। बट ओवरऑल हमें ये स्पेस भी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ओवरऑल जीडीपी को ये सपोर्ट करना है तो डेफिनेटली फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। और आज नंबर ऑफ कंज्यूमर भी बढ़ गए हैं और सबका एपिटाइट कंजम्पशन करने का डिफरेंट हो गया है। ऑटो लोन देखेंगे, सिविल देखेंगे, कहीं ना कहीं पिकअप हो रहा है ये काफी, और स्पेशली अनसिक्योर्ड और एमएफआई में काफी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट था, धीरे धीरे वाइप आउट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ग्रोथ दिख रही है, बट ओवरऑल अब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। स्पेशली कई लोग बैंकिंग सेक्टर को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उनके एक्सेस की वजह से ग्रोथ दिख रही है। तो काफी कॉम्बिनेशन है, तो वैसे हमें बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा ही लगता है। ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, आपके इंटरव्यू के दौरान 2 बार फ़ोन भी बजा, मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है। आप उस फ़ोन को अटेंड कीजिए सर, अच्छे से एंजॉय कीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाल के हमको समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।